हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो लिटरली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है जिसमें मैथमेटिक्स आता है। चाहे आप जेई मेंस ले लीजिए, चाहे आप जेई एडवांस ले लीजिए, इन फ्यूचर आईआईटी जैम हो गया और बहुत एग्जाम्स का ही हिस्सा है। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि अगर तो किसी को ये टॉपिक आता है तो वो सारे क्वेश्चंस करता चला जाता है, और अगर किसी को ये टॉपिक नहीं आता तो वो बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देता है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में हम कोशिश करेंगे आप सभी को पहले वाले हिस्से में डालने की। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल मॉडल नंबर 1, जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को डिस्कस करेंगे। दैट इज आपका एडिशन प्रिंसिपल एंड आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वी पॉजिटिवली होप कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को ये दोनों प्रिंसिपल्स के थोड़े बहुत बेसिक्स पहले ही आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा और उसके अंदर डीप ले जाने की, कुछ ऐसी ट्रिक्स और बातें बताने की जिनके जरिए आप उस पर डिपेंडेंट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले एडिशन प्रिंसिपल या और प्रिंसिपल की बात करूं कि कब आता है, कब लगता है, कैसे इसको लगाते हैं, जरा इसे हल्का सा थोड़ा सा शब्दों में डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इतनी बात याद रखना कि जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा वेज दिए हो और उन वेज में कोई भी एक वे आप कर दें और आपका काम कंप्लीट हो जाए, तब और प्रिंसिपल की एंट्री होती है। सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल एक रूम है। ऑलराइट, इस रूम के अंदर एंटर करने के लिए मेरे पास नॉर्थ साइड से ये पहला दरवाजा है, ये दूसरा दरवाजा है और ये तीसरा दरवाजा है, और साउथ साइड से एंटर करने के लिए मेरे पास यहां पे पहला, यहां दूसरा, यहां तीसरा और यहां चौथा दरवाजा है। और मैं आपको सिंपल एक काम कहूं, ध्यान सुना, सिर्फ एक काम, और काम यह है कि आपने इस रूम में एंटर करना है। ठीक ठाक? तो आप समझ जाएंगे कि मेरा काम था इस रूम में एंटर करना। या तो मैं नॉर्थ से एंटर कर सकता हूं या मैं साउथ से एंटर कर सकता हूं। सिंपल बात, ठीक है? या तो आप ये काम कर दीजिए या फिर आप ये काम कर दीजिए, आपका जो मोटिव है, आपका मेन काम कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्या है? इस कमरे में एंटर करने का। तो आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्थ से एंटर करते हैं तो आपके पास कितने वेज हैं? ऑफ कोर्स 3। अगर आप साउथ से एंटर करते हैं तो आपके पास कितने रास्ते हैं? ऑफ कोर्स 4। और आपको पता है ये आपका पहला तरीका था, ये आपका दूसरा तरीका था। दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो आपका अल्टीमेट काम कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। दैट इज आपके पास यहां पे और प्रिंसिपल की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहां से एंटर करते या फिर आप यहां से एंटर करते, और आगे ना, या और इधर यू एंटर फ्रॉम द नॉर्थ और यू एंटर फ्रॉम द साउथ, राइट? सो और प्रिंसिपल की एंट्री होते ही आपका एडिशन प्रिंसिपल काम कर जाता है। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि यहां जो नंबर वेज आएंगी आपके पास इस रूम में एंटर करने की, वो 7 आएंगी। कई बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि सर इतना करने की जरूरत ही क्या है, सीधा गिन ही लेते हैं, ऊपर 3 है नीचे 4 है, टोटल 7 आ रहे हैं, हम ये क्या ही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सीधा भी गिन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है ना, इसके हर सवाल को करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 तरीके होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, एटलीस्ट 2 होते हैं। जिसमें एक तरीका वही है जो आप सोच रहे हैं। इसे हम कहते हैं एक लेमन्स मेथड। जी हां, लेमन्स मेथड, ठीक है? लेमन्स मेथड, लेमन्स मेथड। अब लेमन से आप समझ सकते हैं कि एक आम इंटेलिजेंट इंसान जिसे ये सेम सवाल दे दिए जाए और उसे और प्रिंसिपल ना बताया जाए, वो सीधा गिनती करके आपको आंसर दे देगा। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट को यूज करके ऐसे बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर सके। क्योंकि यहां तो काउंटिंग बड़ी आसान थी, इन फ्यूचर ये हो सकता है कि काउंटिंग बहुत बड़ी हो जाए। ठीक है? तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करते हैं।
तो ये था हमारा प्यारा प्यारा सिंपल सिंपल और प्रिंसिपल। ठीक ठाक। यहीं पे अब हम एंट्री लेते हैं एंड प्रिंसिपल की। एंड प्रिंसिपल जिस तरह से आप जानते ही हैं, आपके ये अगर एक गिवन जो आपका काम दिया हुआ, ठीक है जी, और उस काम को करने के लिए मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेज है, ठीक है, बट उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट होने के लिए वो जो वेज हैं वो सभी वेज साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए, तब तब एंड प्रिंसिपल की एंट्री होती है। और जब जब एंड आता है तब तब साथ में वो प्रोडक्ट लेके आता है, मल्टीप्लिकेशन लेके आता है। सर इसे कैसे समझेंगे? इसे आप ऐसे समझिए जैसे सेम ही सवाल है, और अब मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज मैं करता हूं। मेरा अब सवाल है बेटा कि आपके पास ये सेम एक रूम है, ऊपर 3 दरवाजे हैं, नीचे 4 दरवाजे हैं, सिंपल। लेकिन अब काम यह है कि आपने इस रूम में एंटर करके एग्जिट करना है। एंटर करके एग्जिट करना है। इस सवाल को थोड़ा और अच्छा बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल इस गिवन रूम के अंदर मान लिया मैंने कोई सामान रखा हुआ, फॉर एग्जांपल एक एनवेलप रखा हुआ, ठीक है जी। मैंने आपको कहा कि आपने इस रूम में एंटर करना है, वो एनवेलप उठाना है और फिर इस रूम से एग्जिट कर जाना, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, पिछले सवाल में और इस सवाल में एक बड़ा महीन सा अंतर है, क्योंकि अब आपको पता है कि अच्छा 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 ठीक है, अब अगर मुझे एनवेलप लेके आना है तो मुझे एंटर भी करना पड़ेगा एंड देन फिर उसके बाद किसी दरवाजे से एग्जिट भी करना पड़ेगा। सही बात है। अब आप समझेंगे कि यहां पे किस तरीके से काम होने वाला है। अब एंट्री आप चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट चाहे आप यहां से ले चाहे यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडीशन नहीं। तो आपका मेन काम क्या है कि सर एंटर करके एनवेलप पिक करना है और फिर बाहर निकल जाना है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। अब इसको करने के लिए मुझे दो काम करने हैं। पहला काम है एंटर करना, ठीक है। अब एंटर करने के लिए मेरे पास कितने तरीके? ऑफ कोर्स 7। उसके बाद क्या है? एग्जिट करना। एग्जिट करने के लिए भी मेरे पास कितने तरीके हैं? ऑफ कोर्स 7। अब ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए, तभी मेरा काम कंप्लीट होगा, तभी मुझे जो एनवेलप है बाहर मिलेगा। तो दोनों के दोनों इकट्ठे होने चाहिए, इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है। तो नंबर ऑफ वेज इस केस में निकल के आ जाएंगे 49। बेसिक बात थी। अब जरा कुछ बढ़िया चित्रकारी से, बढ़िया इंफोग्राफिक से हम इन सारी चीजों को आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा और प्रिंसिपल में एंटर करते हैं, देखते हैं हम आपको क्या समझा सकते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। देखिए हमारा बड़ा ही प्यारा द एडिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब इस छोटे से इंफोग्राफिक में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हेन टू यूज द एडिशन प्रिंसिपल। वैसे तो आप समझ चुके हैं कि जब जब सर मुझे किसी काम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा वेज पता हो और उन वेज में से कोई भी एक वे से जो मेन काम है वो कंप्लीट होता हो, तब तब और प्रिंसिपल की एंट्री होती है। मैं कहा शानदार, बहुत शानदार, से याद रखिएगा। बट अब जरा थोड़ा पिक्चर से समझते हैं इस चीज को अच्छे से। देखिए हाँ जी, वही जो हमने कहा हुआ है, ठीक है। एम वेज अगर आपके पास पहले काम को करने की है, एन वेज आपके पास दूसरे काम को करने की है, तो ऑफ कोर्स जो आपका मेन काम है उसे कंप्लीट करने के कितने वेज आएंगे? एम प्लस एन। अब सर इसे थोड़ा पिक्चर वाइज समझते हैं। देखिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझिए जैसे यहां पे मेरे पास एक शहर है, ठीक है जी। इस शहर में जैसे अभी हमने बात करी वैसा ही सवाल है, बस मजे लीजिएगा जरा। इस शहर में एंटर करने के लिए मेरे पास 11 एंट्री पॉइंट्स हैं नॉर्थ साइड से, ठीक है, एंड 12 एंट्री पॉइंट्स हैं साउथ साइड से, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स है, ये मत समझिएगा कि ये दरवाजे एक के पीछे एक लगे हुए, नहीं, समझिएगा कि एंट्री पॉइंट्स है। मान लो एक दरवाजा यहां, एक दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, इस तरह से, ठीक है जी। ओके नाइस, ठीक है सर। 11 एंट्री पॉइंट्स फ्रॉम द नॉर्थ, 12 एंट्री पॉइंट्स फ्रॉम द साउथ। ओके, मेरा सिंपल एक सवाल है, आपके पास कितने तरीके हैं इस शहर में एंटर करने के? सिंपल, आपको पता है कि सर शहर में अगर मुझे एंटर करना है ना, तो या तो मैं नॉर्थ साइड से एंटर कर सकता हूं या मैं साउथ साइड से एंटर कर सकता हूं। मैं कहा बिल्कुल ठीक है सर, नॉर्थ साइड से एंटर करने के लिए मेरे पास 11 तरीके हैं, साउथ साइड से मेरे पास एंटर करने के लिए 12 तरीके हैं। तो इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो मेरा मेन काम शहर में एंटर करने का कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहा एग्जैक्टली। तो आपके पास कितने जवाब निकल के आएंगे? ऑफ कोर्स इस केस में आएंगे 11 + 12 दैट इज 23। इजी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले सवाल को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए ओ वाह जी वाह, क्रिकेट आ गया जी, है ना, क्रिकेट आ गया, फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ इंडियंस, ठीक है जी। अब यहां पे एक बड़ा प्यारा सवाल दिया हुआ है। सवाल है, सुनिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सवाल ये है
कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6, चलो 7 लगा लेते हैं, वैसे यहां पे 6 ही ड्रॉ हो पाए, लेकिन चलो जो भी, ठीक है। मान लिया मेरे पास 7 राइट हैंडेड बैट्समैन है और मेरे पास 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ऑलराइट, ठीक। अब एक छोटा सा सवाल, मेरा सवाल यह है कि मेरे पास, चलो ये यू नो 7 मान लिया मेरे पास राइट हैंडेड है, 4 मान लिया मेरे पास लेफ्ट हैंडेड है। मुझे एक क्रिकेट टीम के ओपनर को चूज करना है। क्रिकेट टीम है मेरी, ठीक है, मुझे उसके ओपनर को चूज करना है और मेरे पास ऑप्शंस मेरे पास हैं, क्या है, 7 राइट हैंडेड एंड 4 लेफ्ट हैंडेड। तो कितने वेज में मैं अपना ओपनर चूज कर सकता हूं? अब ओपनर चूज करना एक बात है, अब मेरे पास ये मेन काम हो गया ओपनर चूज करना। अब इस काम को कंप्लीट होने के लिए या तो ये काम हो जाए कि मैं राइट हैंडेड बैट्समैन चूज कर लूं, या ये काम हो जाए मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चूज कर लूं। लेकिन इन दोनों काम में से एक काम भी हो गया तो मेरा ओपनर चूज हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स वाई इस केस में जो जवाब निकल के आएगा 7 + 4, और वो आपके पास 11 निकल के आएगा। या आई होप थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा और आगे चले, चलिए। अब क्रिकेट की बात होगी तो थोड़ा सिनेमा की भी बात हो जाए और थोड़ी म्यूजिक की बात हो जाए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सवाल यह है कि मेरे पास 4 एशियन लैंग्वेजेस हैं, 4 एशियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप जापानीज लगा सकते हैं, चाइनीज लगा सकते हैं, हिंदी लगा सकते हैं, उर्दू लगा सकते हैं। मेरे पास 5 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जो 5 आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। अब सवाल बड़ा प्यारा है। सवाल यह है कि ना मुझे एक गाना बनाना, और गाना मुझे या तो इन 4 में से किसी एक एशियन लैंग्वेज में बनाना है, या फिर इन 5 में से किसी एक यूरोपियन लैंग्वेज से बनाना है। सिंपल सवाल है, बहुत शानदार, बड़ी। तो मेरा सवाल है कि मैं उस गाने को कितने तरीके से बना सकता हूं। तो मेन काम क्या है सर? गाना बनाना, एग्जैक्टली। अब गाना बनाना मेन काम है। मेरे पास वेज कितने हैं? 2। या तो मैं एशियन लैंग्वेज में बना सकता हूं या मैं यूरोपियन लैंग्वेज में बना सकता हूं। दोनों में से एक भी हो गया, मेरा काम हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे पता है मेरे पास 4 एशियन लैंग्वेज है, मेरे पास 5 यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो इस काम को करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं और इसके लिए मेरे पास 5 तरीके हैं। तो अब आपको पता है दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई इस केस में आपका जो जवाब निकल के आएगा वो 4 + 5 दैट इज 9 निकल के आएगा। इजी बट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अब ऐसे एक और इंफोग्राफिक को आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें हम थोड़ा एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब जरा एंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। आइए, नाइस, लीजिए। हाँ जी, एंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए, वाह जी वाह, आपका एंड प्रिंसिपल दैट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हाँ जी, तो जी देखिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप सबके सामने लिखा हुआ। वैसे जो मैंने बताया आई होप आपको समझ आया होगा, बट इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा और अच्छे से आप समझ सकें, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जिस तरह से हम जानते ही हैं कि जब भी मुझे किसी एक काम को करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा वेज दिए हों, यहां पे मैंने 2 ही माने फिलहाल, ठीक है। और जितने भी वेज है मेरे पास, वो सभी वेज अगर साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे, तभी मेरा पूरा काम कंप्लीट हो पा रहा होगा। तब हमारे एंड प्रिंसिपल की, हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। तो मान लिया इवेंट ए को करने के लिए मेरे पास m वेज हैं, इवेंट बी को करने के लिए मेरे पास n वेज हैं, और ये दोनों इवेंट हो रहे हैं तभी मेरा मेन काम कंप्लीट हो पा रहा है। तब मैं कहूंगा उस काम को करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? m × n वेज, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा सवालों के जरिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाह जी, देखिए वही सवाल है सेम, ठीक है जी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वो देखिए क्या कह रहा है। देखिए, मान लिया मेरे पास एक शहर है, ठीक है जी। उस शहर में 23 वेज हैं उस शहर को एंटर करने के, एंड 22 वेज हैं उस शहर से एग्जिट करने के। तो क्या मुझसे पूछे उस शहर को विजिट करने के लिए मेरे पास कितनी वेज है? विजिट करने के, अब विजिट करने का मतलब क्या है कि आप गए, आपने विजिट किया और आप एग्जिट कर गए, ठीक है। तो विजिट करने का मतलब होता है कि भाई एंटर करके एग्जिट करना। तो आप समझ गए, अच्छा सर एंटर करके एग्जिट भी करना है क्या? एग्जैक्टली। तो मेरा मेन काम क्या है? एंटर करके एग्जिट करना। वैसे तो विजिट करना ही है, लेकिन विजिट करने को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एंटर करके एग्जिट करना है। तो इस काम को कंप्लीट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 काम साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे। पहला काम एंटर करना पड़ेगा और दूसरा काम एग्जिट करना पड़ेगा। एंटर करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? ऑफ कोर्स यहां मुझे दिए हुए 23 वेज, एंड एग्जिट करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? ऑफ कोर्स 22 वेज। तो आप समझ गए होंगे कि सर फिर काम पूरा कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल वेज आएंगे 22 × 23 दैट इज 506। अच्छा लगा होगा। आगे चले और डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है। ओके जी, वेरी नाइस। अच्छा,
अब सवाल थोड़ा सा चेंज किया गया है क्रिकेट के ऊपर ही, बट थोड़ा सा चेंज किया गया। वो क्या कहता है कि आपके पास 7 राइट हैंडेड बैट्समैन है, चलो जी अब 7 बैट्स आ गए, ठीक है, एंड 4, वैसे 5 ड्रॉ किए हैं लेकिन कोई बात नहीं, 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अब सवाल थोड़ा सा चेंज है। सवाल यह है कि आपने ओपनिंग पेयर चूज करना है। जी हाँ, ओपनिंग बैट्समैन नहीं, ओपनिंग पेयर चूज करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज एन ओपनिंग पेयर। अब ओपनिंग पेयर के लिए मुझे पता है, मुझे 2 इंसानों को चूज करना पड़ेगा, 2 बैट्समैन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कमाल की बात क्या, मैं सवाल में थोड़ा सा इसमें और मसालेदार डालता हूं, ठीक है जी। सवाल यह है कि आप ओपनिंग पेयर चूज करो, बट सवाल यह है कि उसमें एक राइट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए एंड एक लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन, ठीक है जी। अच्छा, तो आप सवाल समझ गए, मेरा मेन काम क्या है सर, ओपनिंग पेयर चूज करना है विद द कंडीशन एक राइट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए और दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। तो कितने वेज निकल जाएंगे? अब क्वेश्चन आसान है, आपको समझ आ गया सर। राइट हैंडेड बैट्समैन चूज करने के लिए मेरे पास 7 तरीके हैं एंड मेरे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चूज करने के लिए मेरे पास 4 तरीके। तो ओपनिंग पेयर को चूज करने के लिए मेरे पास, क्योंकि ओपनिंग पेयर के लिए मुझे दोनों काम साइमल्टेनियसली चाहिए, साइमल्टेनियसली अगर करने चाहिए, तभी मेरे पास ओपनिंग पेयर को चूज करने के लिए मेरे पास इस केस में 74 दैट इज 28 आएंगे। मतलब 28 ओपनिंग पेयर्स मेरे ऐसे बन जाएंगे जिसमें एक बैट्समैन आपके पास राइट हैंडेड होगा और एक बैट्समैन आपके पास लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक ठाक, अब आपको ये समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब इस पर डिपेंडेंट हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने मैथमेटिकल मॉडल नंबर 1 पे। देखिए सबसे पहला सवाल बहुत आसान सवाल है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम इनका लेवल इंक्रीज करेंगे। पहले 5 सवाल जरा हमें चेक कर लेंगे कि यार पेपर में जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या अब हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपको क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि आपके पास 4 बसेज है, ठीक है, थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं इसको। 4 बसेज हैं आपके पास रनिंग बिटवीन भोपाल एंड ग्वालियर। मैं कहा ठीक है जी, अच्छी बात है। नाउ if a man goes from Gwalior to Bhopal by a bus and comes back to Gwalior by another bus, then find the total possible ways। मैं कहा ठीक है। देखिए जी बहुत आसान क्वेश्चन, भोपाल से ग्वालियर आप जा रहे हैं, ठीक है जी, ऑलराइट, भोपाल से आप ग्वालियर जा रहे हैं, नाइस, ठीक है। तो भोपाल से ग्वालियर जाने के लिए मेरे पास 4 बसेस हैं, ठीक है जी। तो जब मैं ग्वालियर टू भोपाल, इफ अ मैन गोज फ्रॉम ग्वालियर टू भोपाल बाय अ बस, ठीक है, यहां से यहां गया तो उसके पास कितने तरीके आएंगे, ऑफ कोर्स 4 वेज आएंगे। एंड कम्स बैक टू ग्वालियर बाय अनदर बस, बाय अनदर बस। तो समझिएगा कि जब वो गया ग्वालियर से भोपाल तब एक्चुअली मेरे पास उसके पास 4 तरीके थे, बट इंपॉर्टेंट है कि जब वो वापस आया ना तो वो किसी और बस से आया, सेम बस से नहीं आया। 4 बसें रन कर रही हैं दोनों शहरों के बीच में। अब वो जा 4 में से किसी एक से सकता है, बट वापस सेम से नहीं आ रहा। वापस आने के लिए उसके पास 3 तरीके हैं। तो आप नोटिस कर पाएंगे इस केस में जब वो वापस आएगा उसके पास केवल 3 तरीके आएंगे। बट ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपका मेन काम क्या था सर, पूरी जर्नी कंप्लीट करना, राइट। अब पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए मुझे जाना भी है और आना भी है, ये दोनों होंगे एंड प्रिंसिपल की एंट्री हो रही है, तभी ये पूरा काम कंप्लीट होगा। दैट्स वाई इस केस में जो सही जवाब है वो आपके पास 12 निकल के आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं सभी, यस, ऑलराइट, दैट इज गुड, ठीक है बच्चों। सो इंपॉर्टेंट चीज थी, आई होप आप सबको समझ आई होगी। बस सवालों से आपको जज करना है कि आपका एंड प्रिंसिपल कब आ रहा है और प्रिंसिपल कब आ रहा है। ये हो जाएगा तो हम बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, ऑलराइट, नाइस। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। मैं कहा ठीक, आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करने के तरीके मांग रहे हैं, दैट इज गुड, ठीक। और वो ये नहीं है कि आपको ये यहां वो ये नहीं कह रहा कि आप किसी को छोड़ सकते हैं, आपने 5 के 5 अटेम्प्ट करने ही करने, दैट इज गुड, ठीक। तो मुझे यह समझ आ गया कि मेरा काम क्या है, मेन काम है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है जी, 5। अब ये जो मेरा मेन काम है ये 5 हिस्सों में टूटा हुआ है। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, दूसरे को करना, तीसरे को करना, चौथे को और 5 को, और बीच में एंड आ रहा है क्योंकि मुझे 5 के 5 अटेम्प्ट करने। ये 5 के 5 काम साइमल्टेनियसली होंगे तभी जाके मेरा मेन काम कंप्लीट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली का मतलब कि सारे सारे काम इकट्ठे होने चाहिए, ऑलराइट, ठीक है जी, नाइस, सही। तो मुझे समझ आता है कि चलो यार फिर पहले वाले क्वेश्चन को करने के तरीके मेरे पास 4 है,
दूसरे वाले के लिए भी 4 है, तीसरे वाले के लिए भी 4 है, और हैं कितने 5 क्वेश्चन, फिर 4 है, फिर 4 है। और मुझे समझ आ रहा था कि ये पांचों काम साइमल्टेनियसली होंगे तब जाके मेरा काम कंप्लीट होगा, राइट। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे वो ऑफ कोर्स 4/5 निकल के आएंगे। ऑलराइट, अब समझ आ गया आपको, इजी था। आगे चलते, अगला क्वेश्चन थोड़ा और बेटर है, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है अ वेरिएबल नेम इन सर्टेन कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट बी ईदर एन अल्फाबेट और एन अल्फाबेट फॉलोड बाय अ डेसिमल डिजिट। अच्छा, अल्फाबेट अपने कितने होते हैं, इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स की बात करें 26 हमारे पास, ठीक है जी, अल्फाबेट्स हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट। डिजिट हमारे पास कितने हैं, डिजिट होता है 10, ध्यान रखना, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 टिल 9, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या कहते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल नेम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन दैट लैंग्वेज। ये बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है जी। अच्छा, वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि यार आपने एक नाम बनाना है, ठीक है। वो जो नाम है ना, उसमें जो पहला पोजीशन है वो अल्फाबेट हो सकती है, या फिर और नाम कंप्लीट, या फिर ये हो सकता है कि अल्फाबेट के बाद एक नंबर आ सकता, दिस और दिस, इनमें दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। तो अगर तो मुझे सिर्फ एक अल्फाबेट ही चूज करना है तो मुझे पता है मेरे पास 26 वेज है, काम खत्म हो गया। और ये आ गया, लीजिए आ गया। दूसरे में मुझे क्या करना है कि अगर आप ये भी कर सकते हैं ना, वो इसने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इन, ठीक हो, दैट कैन एग्जिस्ट अ वेरिएबल नेम इन सर्टेन कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट बी ईदर एन अल्फाबेट और अल्फाबेट फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट। ये इसमें ना दूसरे काम पे जरा ध्यान दो कि या तो आप एक अल्फाबेट चूज करो, आपका जो वेरिएबल नेम है बन गया, कोई एक अल्फाबेट चूज करो, काम खत्म, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि पहली पोजीशन पे अल्फाबेट हो सकता है एंड दूसरी पोजीशन पे एक आपका डेसिमल डिजिट होना चाहिए। इसको बनाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, इजी है, ठीक है। 2 पोजीशन है, पहली पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास 26 तरीके हैं, काम खत्म हो जाएगा। एंड दूसरी पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास 10 जो है डेसिमल डिजिट्स निकल के आते हैं, तो मेरे पास वहां कितने आएंगे, ऑफ कोर्स 10 निकल के आएंगे। तो जो टोटल नंबर वेज है जिसके जरिए मैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल नेम्स बना सकता हूं इस लैंग्वेज में, वो दिस प्लस दिस निकल के आएगा। आसान है, 26 कॉमन ले लीजिए, अंदर 1 + 10 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26 × 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान है आपके पास, ठीक है जी। ये ये हो गया आपका 286 निकल के आ जाएगा, इजी इजी। मल्टीप्लिकेशन करना कोई बढ़िया काम नहीं, ठीक है। हमारा मेन काम था इस पूरे सवाल को डिकोड करना कि कैसे एंड प्रिंसिपल काम कर रहा है, कैसे और प्रिंसिपल काम कर रहा है। आई होप इजी था। आगे चले, अगले अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन स्टैंड इन अ रो। सबसे इजी क्वेश्चन, ये आप सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली मोस्टली बच्चे हमारे इंडिया में ना बॉक्स मेथड का यूज करते हैं। एक रो बनानी है, रो के लिए, और 5 लोग हैं, ठीक है जी, तो आप बॉक्सेस बनाइए, लीजिए आ गया आपके पास, ठीक ठाक। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन स्टैंड इन अ रो। अब मान लीजिए ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी। अब पहली पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने रो बनानी शुरू कर ली, तो पहली पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने लोग हैं, 5, हो गया काम। एंड नाउ रो तो कंप्लीट करनी है ना, और रो में मुझे 5 लोग चाहिए। एक इंसान यहां पे बिजी हो चुका है। नाउ सेकंड पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, ऑफ कोर्स एक इंसान वहां बिजी हो चुका है, तो अब यहां पे सिर्फ 4 तरीके हैं। एंड नाउ यहां पे कितने, 3, यहां कितने, 2, और यहां पे कितने, 1। आप इतनी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 बिजी हो गया तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 बिजी हो गए तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 3 बिजी हो गए तो यहाँ 2 हो गए, एंड यहाँ पे 4 बिजी हो गए तो यहाँ पे 1 हो गया, खत्म। बट इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए ये सारे काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए, इसलिए इनके बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा। एंड आई होप आप सबका जवाब ये आ ही चुका होगा, आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा। इजी था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, जी हाँ, कहता है जी इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइजेस इन फिजिक्स, फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री एंड फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश बी गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ये अच्छी बात है, नोटिस करना। देखो यहां पे जो काम है वो साइमल्टेनियस का भी साइमल्टेनियस होने वाला है। सर इसका क्या मतलब है, बता दो। देखो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज
इन मैथमेटिक्स कैन बी गिवन। ये तो बहुत आसान है, ठीक है जी। फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 30 बच्चे हैं, खत्म हो गया काम। अब एक बच्चा वहां बिजी हो गया तो सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 29 है, डन, फिनिश। अब अगर ये सवाल ना होता, सिर्फ सवाल ये होता कि फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज आपने फिजिक्स वालों को देना है, तब भी सेम आंसर होता, 30 into 29। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री के लिए वो पता ही है आपको, फिर सिर्फ 30 ही होता, एंड फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश के लिए फिर वो 30 ही होता, क्योंकि किसने ये थोड़ी कहा कि अगर फर्स्ट प्राइज मैथमेटिक्स में किसी का आ गया तो फर्स्ट प्राइज उसका फिजिक्स में नहीं आ सकता, या केमिस्ट्री में नहीं आ सकता, या इंग्लिश में नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई ये रहा। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ध्यान सुनना। वो क्या कह रहा है कि ये चारों काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए। क्यों? फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथमेटिक्स, एंड फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री, फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश। ये चारों काम साइमल्टेनियसली होने के लिए आपके पास कितने वेज निकल के आएंगे? ऑफ कोर्स आई होप आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। सर इसके बीच में तो फिर एंड प्रिंसिपल आएगा, और एंड प्रिंसिपल जब जब आता है अपने साथ मल्टीप्लिकेशन लेके आता है। तो आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक ठाक। आई होप इन क्वेश्चंस के जरिए आपने इन कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से सीखा होगा। अब इस पार्ट को हम ये खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।